नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की उस कहानी में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि अगले 200 सालों के लिए इस देश की तकदीर ही लिख दी। ये कहानी है व्यापार की, युद्ध की और उपनिवेशवाद की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों और नक्शों से भरे हुए हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हर तस्वीर, हर ब्यौरे को बारीकी से समझे, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी होता है। जी। और ये सिर्फ तारीखों या लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उन वजहों की गहरी पड़ताल है कि आखिर यूरोप की ये व्यापारिक कंपनियां हजारों मील दूर भारत पहुंची ही क्यों, और कैसे वो यहीं की सियासत में उलझ गईं। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि यूरोपियनों को भारत आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे सामने 1453 का एक नक्शा है जो पुरानी दुनिया का अंत दिखाता है। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ व्यापार के दो पुराने रास्ते दिखाए गए हैं। एक तो था फारस की खाड़ी से जाने वाला जमीनी मार्ग, जो मेन रूट था। अच्छा। और दूसरा था लाल सागर का समुद्री मार्ग, जो काफी मुश्किल और खतरनाक माना जाता था। तो समस्या क्या थी इन रास्तों में? समस्या ये थी कि एशिया से यूरोप जाने वाले सामान पर हर राज्य, हर सीमा पर चुंगी कर लगता था, और जब तक सामान यूरोप पहुंचता, इटली के व्यापारियों का उस पर एकाधिकार हो जाता था। मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती थी। और फिर एक बड़ी घटना हुई जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और इसके साथ ही वो जो जमीन का रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। उस पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। अब यूरोप के लिए भारत और पूर्वी देशों के मसालों के बिना गुजारा बहुत मुश्किल था। तो उन्हें नए समुद्री रास्ते खोजने ही पड़े। और इस खोज का नेतृत्व किया पुर्तगाल ने, खासकर प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहते हैं। जी। इसी कोशिश में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। फिर 1492 में स्पेन से निकले कोलंबस, जो भारत की खोज में थे, वो पहुंच गए अमेरिका। भटक गए थे वो तो। हाँ, कह सकते हैं। और अंत में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। यहाँ एक छोटा पर बहुत जरूरी नोट है जो अक्सर एक गलतफहमी बन जाता है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, न कि भारत की। ये साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भारत तो हजारों सालों से एक महान सभ्यता थी। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। तो अब जब रास्ता मिल गया तो कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कंपनी की स्थापना का साल और उनके भारत आने का क्रम, ये दोनों अलग-अलग हैं, है ना? बिल्कुल अलग हैं। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। अगर स्थापना का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से। उनके बाद डच 1602, फिर डेनिश 1616, फिर फ्रांसीसी 1664 और आखिर में स्वीडिश 1731। लेकिन भारत पहुंचने का क्रम कुछ और ही कहानी कहता है। पुर्तगाली तो 1498 में सबसे पहले आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन उनके बाद डच आए 1605 में। हाँ, अंग्रेजों से पहले। अंग्रेज 1608 में आए। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो डच कंपनी से पहले थी, लेकिन भारत पहुंचने में वो पीछे रह गए। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता। डच ज्यादा आक्रामक और बेहतर तरीके से तैयार थे। तो चलिए, सबसे पहले आने वालों यानी पुर्तगालियों की कहानी से ही शुरू करते हैं। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। जी। और उसका पथ प्रदर्शक एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद। कालीकट के राजा जमुरीन ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन वहां जो पहले से मौजूद अरब व्यापारी थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें अपना धंधा खतरे में नजर आ रहा था। और मुनाफा, मैंने सुना है कि वो अपनी यात्रा की लागत का 60 गुना मुनाफा कमाकर लौटा था, खासकर मसालों से। 60 गुना? इस खबर ने यूरोप में तहलका मचा दिया। इसके बाद 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्राल भारत आए और 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि व्यापारिक कोठी स्थापित की। और फिर उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गवर्नर भी नियुक्त करना शुरू कर दिया। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहे। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, मतलब शांत जल की नीति। इसका क्या मतलब था?
इसका मकसद था जमीन पर लड़ने की बजाय पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण करना। समंदर के राजा बन जाओ। और 1509 में उन्होंने दीव में एक संयुक्त मुस्लिम नौसेना को हराकर यह साबित भी कर दिया। समझा कि सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और गोवा तो फिर अंत तक उनके पास रहा। जी, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई और पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया। फिर एक तीसरे गवर्नर आए, नीनो डी कुन्हा। उन्होंने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और सेंथोम यानी चेन्नई और हुगली में भी बस्तियां बसाईं। अच्छा, तो पुर्तगालियों ने भारत को दिया क्या? सिर्फ लिया ही या कुछ योगदान भी रहा? नहीं, योगदान भी काफी अहम है। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में उन्होंने ही स्थापित की थी। ये तो बड़ी बात है। और जो गॉथिक स्थापत्य कला है वो भी वही लेकर आए। इसके अलावा कई नई फसलें भी। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। कौन कौन सी फसलें? जैसे तंबाकू जो 1508 में दक्षिण भारत में शुरू हुई, आलू, टमाटर, लाल मिर्च, पपीता, काजू, बादाम, ये सब पुर्तगाली ही भारत लाए। मतलब हमारे खाने का स्वाद भी उन्होंने बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाला तथ्य तो यही है कि सबसे पहले आए 1498 और सबसे अंत में गए 1961 ऑपरेशन विजय के बाद। सही बात है। तो पुर्तगालियों के बाद आए डच जो नीदरलैंड्स या हॉलैंड से थे 1605 में। हाँ, उनकी कंपनी का नाम था वीओसी, जो 1602 में बनी थी। उनकी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली। उनके और भी केंद्र थे, जैसे पुलिकट जहां वो सोने के पैगोडा सिक्के ढालते थे, चिनसुरा और सूरत। उनका व्यापारिक फोकस क्या था? क्या वो भी मसालों के पीछे थे? शुरू में तो थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि असली मुनाफा भारतीय कपड़ों यानी टेक्सटाइल्स में है। उन्होंने मसालों की जगह कपड़ों को ज्यादा महत्व दिया। अच्छा। वो नील, शोरा, रेशम और अफीम का भी निर्यात करते थे। लेकिन 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद उनका पतन शुरू हो गया। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत हुई 31 दिसंबर 1600 को, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के एक समूह को चार्टर दिया। जी, और 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचे और सीधे जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर ने तो उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, है ना? हाँ, इंग्लिश खान की उपाधि और 400 का मनसब भी दिया। ये एक बड़ा सम्मान था। और अंग्रेजों की फैक्ट्रियों का क्या? पहली कहाँ लगी? पहली अस्थाई फैक्ट्री तो सूरत में 1608 में ही लग गई थी, लेकिन पहली स्थाई फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगी और 1613 में जाकर सूरत वाली फैक्ट्री भी स्थायी हो गई। सबसे पहले बात उस अंग्रेज की 1615 में भारत आया था, सर टॉमस रो। ये कौन थे और इनका मिशन इतना अहम क्यों था? देखिए, सर टॉमस रो कोई मामूली व्यापारी नहीं थे। वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के ऑफिशियल एम्बेसडर थे। अच्छा, एक राजदूत। हाँ, एक राजदूत। और उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, आप कह सकती हैं, तलवार से नहीं, कूटनीति से रखी। उनका प्लान क्या था? प्लान एकदम साफ था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचो, उन्हें कीमती तोहफे दो, उनकी शान में कसीदे पढ़ो, बिल्कुल, और बदले में व्यापार करने की छूट ले लो। 1932 में वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था। आप सुनहरे फरमान की बात कर रही हैं? हाँ, गोल्डन फरमान कुंडा के सुल्तान ने दिया था। 1639 में उन्होंने मद्रास की नींव रखी। जी, अंग्रेजों ने इसे चंद्रगिरी के स्थानीय राजा से लीज पर लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी डिटेल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्या? उन्होंने सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं लिया, उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनवाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फिर तो उन्होंने बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहर बसाए। बम्बई तो उन्हें दहेज में मिल गया था। हाँ, ये कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और पुर्तगालियों ने पूरा बम्बई द्वीप ही दहेज में दे दिया। पूरा का पूरा बम्बई? जी, बाद में राजा ने इसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और गेरल्ड ऑंगियर ने इसे एक बड़े शहर में बदल दिया। कलकत्ता की कहानी भी कुछ ऐसी है। हाँ, 1698 में जॉब चार्नोक ने 3 गांव मिलाए, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, और यहीं पर कलकत्ता की नींव पड़ी। यहाँ फोर्ट विलियम किला बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। और 1717 में तो उन्हें सम्राट फर्रुख सियर से
वो शाही फरमान भी मिल गया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका इलाज किया था, जिसके बदले उन्होंने कंपनी को कर मुक्त व्यापार का फरमान दे दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी कंपनी के लिए। 1616 में डेनमार्क से डेनिश लोग भी आए। उनकी कहानी क्या थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत तो आई, लेकिन उनका गेम प्लान बाकियों से बहुत अलग था। उनके मुख्य अड्डे कहाँ थे? उनके मुख्य अड्डे बंगाल में सेरमपुर और तमिलनाडु के तट पर टंकोबार थे। हाँ। लेकिन सच कहूं तो उनका फोकस ही कुछ और था। मतलब वो व्यापार करने नहीं आए थे? आए तो व्यापार करने ही थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी व्यापार से कहीं ज्यादा ईसाई धर्म के प्रचार में थी। अच्छा, मिशनरी गतिविधियां? हाँ, बहुत तेज थीं। शायद यही वजह है कि वे कभी भी एक बड़ी राजनीतिक या व्यापारिक ताकत बनी नहीं पाए। वो इस बड़ी रेस में बस एक साइड स्टोरी बनकर रह गए। बिल्कुल। और उनका अंत कैसे हुआ? आखिरकार उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा। उन्हें पता चल गया कि वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो 1845 में उन्होंने एक सीधी सादी एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या किया उन्होंने? अपनी सारी बस्तियां सेरामपुर और टंकोबार समेत अंग्रेजों को बेची, पैसा लिया और यहाँ से चले गए। तो डेनिश कहानी का एक छोटा अध्याय बनकर रह गया। लेकिन अब मैदान में असली कंपटीशन उतरने वाला था। जी, 1664 में एंट्री हुई फ्रांसीसियों की, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी साबित हुए। उनकी कंपनी में ऐसा क्या खास था? यहाँ एक बुनियादी फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। हाँ? कुछ व्यापारियों ने मिलकर बनाई थी। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी दे जींद ओरिएंटल्स कहते थे, वो एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी? इसका उनके काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ता था? बहुत बड़ा असर। इसे सीधे सीधे फ्रांस के राजा लुई 14 के शक्तिशाली मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था। अच्छा। यानी पैसा, ताकत, समर्थन सब कुछ सरकार से मिलता था। पर इसका मतलब ये भी था कि कंपनी के हर बड़े फैसले पर, मतलब गवर्नर कौन बनेगा, युद्ध होगा या नहीं, इन सब पर पेरिस में बैठी सरकार का सीधा कंट्रोल था। और ये कंट्रोल कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत बना तो कभी सबसे बड़ी कमजोरी। बिल्कुल। दिलचस्प है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? उनकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में फ्रांसवाज कैरन ने स्थापित की। सूरत उस समय व्यापार का एक बड़ा गढ़ था। लेकिन फ्रांसीसियों का असली शक्ति केंद्र तो पौंडीचेरी बना है ना? जी हाँ, पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसवाज मार्टिन ने की थी। मार्टिन एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटे से गांव को एक शानदार खुशहाल शहर में बदल दिया। वो दक्षिण पूर्व में फ्रांसीसी पावर का हेडक्वार्टर बन गया। और बंगाल में चंद्रनगर भी था? हाँ, चंद्रनगर भी उनका एक बड़ा सेंटर था, जो कलकत्ता के पास अंग्रेजों की नाक में हमेशा दम करता रहता था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। एक कोने में मद्रास और कलकत्ता के साथ अंग्रेज, और दूसरे कोने में पौंडीचेरी और चंद्रनगर के साथ फ्रांसीसी। जी, ब्रिटेन और फ्रांस वर्चस्व के लिए टकराईं। इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हाँ, पर पहले यह समझना जरूरी है कि मैदान में सिर्फ दो ही प्रतिद्वंदी क्यों बचे। पुर्तगाली तो वैवाहिक संबंधों के कारण अंग्रेजों के करीब आ गए थे। और डच 1759 में बेदारा के युद्ध में हारकर इंडोनेशिया की तरफ चले गए। तो अब बचे सिर्फ अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ये कर्नाटक क्षेत्र क्या था? आज का कर्नाटक राज्य तो नहीं था ये। नहीं, ये कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि थी। राजनीतिक रूप से ये हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। इसकी राजधानी आरकाट थी और शासक को नवाब कहा जाता था। ठीक है, तो पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह भारत में नहीं बल्कि यूरोप में थी। वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। तो लड़ाई वहां शुरू हुई और उसकी आंच यहां तक पहुंच गई। और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1746 में एक अंग्रेज अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने बदला लेने के लिए मद्रास पे घेरा डालकर उस पर अधिकार कर लिया। यहीं पर सेंट थॉमे का प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था, है ना? जी। डुप्ले ने नवाब को मद्रास देने का वादा किया था, पर बाद में वो मुकर गया। तो नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया, और इस युद्ध में एक छोटी सी अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने नवाब की विशाल सेना को हरा दिया। ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बहुत बड़ा। इसने ये साबित कर दिया कि यूरोपीय सेना और उनका अनुशासन भारतीय राजाओं की बड़ी बड़ी फौजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यहीं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो युद्ध का अंत कैसे हुआ?
1748 में यूरोप में एक्स ला शैल की संधि हुई। उसी के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो मतलब युद्ध एक तरह से अनिर्णित रहा, पर दुश्मनी बनी रही। इसके बाद हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। इस बार का विवाद तो भारतीय उत्तराधिकार को लेकर था। बिल्कुल। 1748 में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई, तो वहां निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में, और कर्नाटक में नवाब पद के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहब में संघर्ष शुरू हो गया। और दोनों यूरोपीय कंपनियों ने इसे मौके की तरह देखा और अपनी अपनी टीम बना ली। सही। फ्रांसीसी गुट, जिसका नेता डुप्ले था, उसने मुजफ्फर जंग हैदराबाद और चंदा साहब कर्नाटक का साथ दिया। वहीं अंग्रेज गुट ने नासिर जंग हैदराबाद और अनवरुद्दीन कर्नाटक का समर्थन किया। शुरुआत में तो लगता है फ्रांसीसियों का पड़ला भारी था। हाँ, 1749 में अंबर के युद्ध में फ्रांसीसी समर्थित सेना ने अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया। लेकिन फिर अब हम उस दौर में आते हैं जहां ये दुश्मनी खुलकर सामने आई। 1750 के आसपास हैदराबाद में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में आग लगा दी? 1748 में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क आसिफ जाह की मौत हो गई। और उनकी मौत के साथ ही हैदराबाद के तख्त के लिए एक क्लासिक पारिवारिक लड़ाई शुरू हो गई। किन के बीच? उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच। और बस अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारतीय रियासतों के अंदरूनी मामलों में अपनी टांग अड़ाने का सुनहरा मौका मिल गया। बिल्कुल। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया, जो उस वक्त गद्दी पर बैठा था। उन्होंने अपनी सेना भेजकर उसकी मदद की। हाँ, और फ्रांसीसी खेमे को, जो मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहा था, हरा दिया। अपनी जीत के तुरंत बाद 1750 में नासिर जंग की ही सेना के कुछ लोगों ने बगावत कर दी और उसकी हत्या कर दी। अरे, ये तो सोचा समझा धोखा था। बिल्कुल। इस एक घटना ने पूरी बिसात ही पलट दी। अंग्रेजों का चुना हुआ उम्मीदवार ही मैदान से बाहर हो गया। और इस खुलाने ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के लिए दरवाजे खोल दिए। हाँ, डुप्ले को भारतीय इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक माना जाता है। उसने इस मौके का फायदा कैसे उठाया? डुप्ले एक जीनियस था। उसने इस अराजकता को एक अवसर के रूप में देखा। जैसे ही नासिर जंग की मौत हुई, डुप्ले ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने क्या किया? उसने तुरंत मुजफ्फर जंग को अपना पूरा समर्थन दिया और अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके उसे हैदराबाद का नया निजाम बनवा दिया। क्या बात है! यानी जो फ्रांसीसी कुछ दिन पहले हार गए थे, अब वो किंग मेकर बन गए। किंग मेकर, बिल्कुल सही शब्द है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब हैदराबाद की गद्दी पर एक ऐसा शासक बैठा था जो फ्रांसीसियों का एहसानमंद था। और यही खेल उन्होंने कर्नाटक में चंदा साहिब का नवाब बनवा कर खेला था। सही। फिर रॉबर्ट क्लाइव की एक चाल ने पूरा पासा ही पलट दिया। जी। 1752 में क्लाइव ने चंदा साहब का ध्यान भटकाने के लिए उनकी राजधानी आरकाट पर हमला कर दिया। ये एक बहुत ही साहसी और अप्रत्याशित कदम था। मतलब जब दुश्मन सामने देख रहा हो तो उसके घर पर हमला कर दो। बिल्कुल। चंदा साहब को त्रिचनापल्ली से भागना पड़ा और रास्ते में तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी। पूरा कर्नाटक अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों की बढ़त स्थापित हो गई। अगर फ्रांसीसी इस तरह से जीत रहे थे, उनका दबदबा कायम हो चुका था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरे कर्नाटक युद्ध को खत्म करने के लिए 1755 में पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी? ये तो हार की तरफ बढ़ता हुआ कदम लगता है। ये फ्रांसीसियों द्वारा की गई सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स में से एक है। और इसका कारण? इसका कारण था डुप्ले की वापसी। डुप्ले की वापसी? हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। पेरिस में बैठे उनके आकाओं को भारत में चल रहे इन लंबे महंगे युद्धों से कोई सीधा फायदा नहीं दिख रहा था। उन्हें बैलेंस शीट में सिर्फ लाल रंग नजर आ रहा था। बिल्कुल। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि डुप्ले भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव रख रहा है। तो वो जमीनी हकीकत से अनजान थे। उन्हें सिर्फ अपने खजाने की चिंता थी। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट है। उन्हें लगा कि डुप्ले अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए कंपनी का पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और इसलिए उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। डुप्ले की जगह फिर कौन आया? उनकी जगह गोदेहू नाम के एक अधिकारी को नया गवर्नर बनाकर भेजा गया। और गोदेहू को पेरिस से साफ साफ निर्देश मिले थे कि भारत जाओ और जैसे भी हो सके अंग्रेजों से शांति समझौता करके इस महंगे युद्ध को खत्म करो। और गोदेहू ने आते ही वही किया जो उसे कहा गया था। जी। उसने 1755 में पांडिचेरी की संधि पर दस्तखत कर दिए।
इस संधि की शर्तें क्या थीं? संधि की सबसे मुख्य शर्त यह थी कि दोनों कंपनियां भारतीय राजाओं के घरेलू झगड़ों में दखल नहीं देंगी। और एक दूसरे के जीते हुए इलाके भी वापस कर दिए गए। हाँ, तो अब तीसरा और अंतिम कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक ये निर्णायक था। इसका संदर्भ भी यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध था। भारत में इसका सबसे निर्णायक क्षण आया 1760 में वांडीवाश के युद्ध में। वांडीवाश का युद्ध, जिसमें सर आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से और काउंट डी लाली फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसी अधिकारी बुसी को बंदी बना लिया गया और इस एक हार के साथ ही भारत में फ्रांसीसी राज का सपना हमेशा के लिए टूट गया। और युद्ध की समाप्ति हुई 1763 की पेरिस की संधि से। जी, इस संधि के तहत पौंडीचेरी और चंद्रनगर फ्रांस को वापस तो मिले, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि वे अब वहां ना तो सेना रख सकते थे और ना ही किलेबंदी कर सकते थे। तो इसका मतलब अंतिम परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसी केवल व्यापारी बनकर रह गए। हाँ, केवल व्यापारी। और ये तय हो गया कि भारत पर अब अंग्रेजी कंपनी का ही राज होगा। इन तीनों युद्धों का सार देखें तो पहला युद्ध यूरोपीय कारण से हुआ और अनिर्णित रहा। दूसरा युद्ध भारतीय कारण से हुआ, जिसमें अंग्रेजों को बढ़त मिली। और तीसरा युद्ध फिर से यूरोपीय कारण से हुआ, जिसमें फ्रांस का अंत हो गया और अंग्रेज सर्वोच्च हो गए। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक घटनाएं भारत के भविष्य को तय कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही।